हेलो गाइस, व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स टॉपर में। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड सबसे पहले तो लॉ ऑफ डिमांड जो है ये हमें बताता है कि और सारी चीजें अगर कांस्टेंट रहती हैं, मींस लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग बीइंग्स इक्वल there exists an inverse relation between price of commodity and its quantity demand. This can be explained with help of a schedule and a diagram. ये तो है लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग कि लॉ ऑफ डिमांड है क्या। चलिए अब यही जो लॉ ऑफ डिमांड है इसको हम एक शेड्यूल की फॉर्म में और एक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं प्राइस ऑफ एक्स, दूसरे कॉलम में हम लेते हैं क्वांटिटी ऑफ एक्स। प्राइस 4 रुपीज है, क्वांटिटी डिमांड 3 यूनिट्स की है। सॉरी, प्राइस 4 रुपीज है, क्वांटिटी डिमांड 1 यूनिट की है। प्राइस कम होके 3 हुआ, क्वांटिटी डिमांड बढ़ के 2 यूनिट्स हो गई। प्राइस कम होके 2 हुआ, क्वांटिटी डिमांड बढ़ के 3 हो गई। प्राइस कम होके 1 हुआ, क्वांटिटी डिमांड बढ़ के 4 हो गई। तो इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी में इनवर्स रिलेशनशिप बनता है। इसी वजह से ही हमारा जो डिमांड कर्व बनता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब इसी शेड्यूल को हम डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हम अपने लॉ ऑफ डिमांड का जो इनवर्स रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट कर सकें। ओ एक्स एक्सिस पे है हमारे पास क्वांटिटी और ओ वाई पे है हमारे पास प्राइस। चलिए 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। जब प्राइस 1 रुपी है तो क्वांटिटी डिमांड है 4 यूनिट्स। प्राइस 2 है, क्वांटिटी डिमांड कम होके हो जाती है 3 यूनिट्स। प्राइस 3 है तो क्वांटिटी डिमांड कम होके हो जाती है 2 यूनिट्स। प्राइस 4 है तो क्वांटिटी डिमांड और कम होके हो जाती है 1 यूनिट। इन डिफरेंट पॉइंट्स को मैच कर देते हैं, हमारे पास आ जाता है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अब हमें लिखनी है इसकी नीचे एक्सप्लेनेशन। चलिए मैं आपको लिखकर ही बता देती हूं ताकि आपके नोट्स जो है वो अच्छे से बन सकें। the above diagram shows that DD is a downward sloping demand curve which shows inverse relation between price of the commodity and its quantity demand। चलिए ये हुई इसकी एक्सप्लेनेशन। अब इसके साथ हमने इसकी एजम्पशंस भी लिखनी है। और देखिए क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से आता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। कई बार तो सिंपली यही पूछ लेते हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन इट विद हेल्प ऑफ अ शेड्यूल एंड अ डायग्राम।
कभी कभी इसके साथ इसके रीजंस पूछ लिए जाते हैं कि ये जो डिमांड कर्व होता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। लेकिन इतना देने के बाद मतलब कि हमने पहले इसकी इंट्रो देनी है, फिर इसका शेड्यूल बनाना है, फिर डायग्राम बनाना है, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन देनी है, फिर हम लिखेंगे पहले इसकी कुछ एजम्पशंस। मतलब कि हमने अब तक पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप बताता है प्राइस में और क्वांटिटी में। तो इसके लिए कुछ एजम्पशंस भी होती हैं, अगर वो एजम्पशंस सेटिस्फाई होती हैं तो ही हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अगर वो एजम्पशंस हमारी सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो हमारा शायद लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड ना बने। ठीक है, तो पहली एजम्पशन है हमारे पास, एजम्पशन फर्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, सॉरी ये प्रॉपर नहीं चल रहा है तो चलिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। सेकंड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। Next, price of the related goods remain constant. Next है हमारे पास, there will be no change in the availability of the commodity in near future. There will be no change in the availability of the commodity in near future। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पे इतना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, उसको एक शेड्यूल के और एक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, तो आपने पहले इंट्रो दे दी, शेड्यूल बना देना है, डायग्राम बना देना है, उसकी एक्सप्लेनेशन लिख देनी है और फिर दे देनी है उसकी 4 एजम्पशंस। अब हम करेंगे कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड? इसके पीछे कई रीजंस हैं। पहला रीजन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी के ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि एडिशनल यूनिट बाय करता जाता है तो उनसे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है। चलिए, अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है वैसे वैसे कंज्यूमर उसके यूनिट्स को बढ़ाता जाता है। यूनिट्स बढ़ेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी भी कम होती जाएगी। अगर मार्जिनल यूटिलिटी ही एडिशनल यूनिट्स से कम मिल रही है तो कंज्यूमर हमेशा उसके लिए कम प्राइस देने के लिए तैयार होता है। इसी वजह से ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ लागू होने की वजह से ही ये कहा जाता है कि जो डिमांड कर्व होगा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। जैसे देखिए, जब प्राइस 10 रुपीज था तो कंज्यूमर इसका 1 यूनिट खरीदता था और उससे उसको यूटिलिटी मिलती थी, मार्जिनल यूटिलिटी मिलती थी 8 यूनिट्स। प्राइस कम हुआ, कंज्यूमर ने उसके यूनिट्स बढ़ा के कर दिए 2, लेकिन यूटिलिटी भी कम हो गई। इट मीन्स अगर एडिशनल यूनिट से मतलब कि ये एक एडिशनल यूनिट से कंज्यूमर को यूटिलिटी कम मिल रही है तो वो उसके लिए कम प्राइस देने को तैयार होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू होने की वजह से ही जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट आ जाता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब होता है कि जब कंज्यूमर की रियल इनकम चेंज होने से कमोडिटी की परचेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। रियल इनकम चेंज क्यों होती है? ओइंग टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है, इसकी वजह से कंज्यूमर की रियल इनकम चेंज हो जाती है। जैसे जैसे रियल इनकम जो है वो प्राइस बढ़ने से रियल इनकम कम होती जाती है। कंज्यूमर जो होता है वो उस कमोडिटी के जो यूनिट्स होते हैं उनके ऊपर भी उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। ये रियल इनकम है क्या? एक होती है मनी इनकम और एक होती है रियल इनकम।
इन दोनों में फर्क क्या है? हमारे कॉन्सेप्ट में हम देख रहे हैं इनकम का इफेक्ट। कौन सी इनकम का इफेक्ट? रियल इनकम का। ये रियल इनकम क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि कमोडिटी का प्राइस चेंज हो रहा है। कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो रियल इनकम इंक्रीज होगी, रियल इनकम इंक्रीज होगी तो कमोडिटी की डिमांड भी इंक्रीज होगी। अब देखिए हम इसको इस तरह से समझ लेते हैं। मंथली इनकम होती है हमारी, ईयरली इनकम होती है, 6 मंथली इनकम को कैलकुलेट कर लें, जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लें। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि मंथली मेरी जो इनकम है वो 20,000 है, तो ये मेरी 20,000 क्या हो गई? मनी इनकम है कि एक महीने का मुझे 20,000 रुपए कहीं भी जॉब करने से मिलता है। अब इस 20,000 की परचेजिंग पावर क्या है? मतलब कि इस 20,000 से मैं कितनी चीजें खरीद सकती हूँ, दैट इज माई रियल इनकम। मान लीजिए कि आज जो भी मैं प्रोडक्ट्स ले रही हूँ, जो भी कमोडिटीज मैं बाय कर रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज, जैसे कि आटा घर में, अपने खुद के कपड़े, अपने फोन का रिचार्ज, ये सब के ऊपर मैं 20,000 रुपए खर्च करती हूँ। अगर प्राइस बढ़ जाता है तो मेरी रियल इनकम मतलब कि इन 20,000 रुपए की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी। आज 20,000 में जितनी चीजें आ रही हैं, अब 20,000 में उतनी चीजें नहीं आएंगी। मतलब मेरे को क्वांटिटी जो है वो पहले से कम मिलेगी। ये तो है प्राइस अगर बढ़ते हैं तो रियल इनकम कम हो जाती है, प्राइस कम होगा अगर कमोडिटीज का तो रियल इनकम बढ़ जाएगी। तो रियल इनकम का चेंज होने से कमोडिटी की परचेज के ऊपर जो चेंज आता है उसको बोल देते हैं हम इनकम इफेक्ट। इस इनकम इफेक्ट की वजह से, जैसे कि बोला कि जब कमोडिटी का प्राइस फॉल हुआ, प्राइस फॉल होने से रियल इनकम जो है वो बढ़ जाती है, रियल इनकम बढ़ने से कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ जाती है। अब ये रियल इनकम का इफेक्ट क्यों है? क्योंकि कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है, प्राइस कम हुआ, डिमांड, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गई, तो दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जिसकी वजह से डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट करते हैं हम substitution effect refers to the substitution of one commodity for the other when it become relatively cheaper। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, एक टी है और दूसरी तरफ कॉफी है। अगर टी का प्राइस बढ़ता है, डिमांड कॉफी की बढ़ जाती है, क्योंकि अब टी जो है वो चाय कॉफी के कंपैरेटिव महंगी है और कॉफी टी के कंपैरेटिव थोड़ी सी सस्ती लगने लगती है बायर को। अगर हम इसको एक छोटे से चार्ट के फॉर्म में समझते हैं, जैसे कि देखिए हमारे पास यहाँ पे प्राइस ऑफ टी, डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट, जो हमने कॉफी लिया है यहाँ पे, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर टी। पहले हम देखते हैं अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो टी की डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन जो इसका सब्सटीट्यूट है वो कॉफी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि अब कॉफी जो है वो टी के कंपैरिजन में क्या लगने लगेगी? सस्ती लगने लगेगी। तो कंज्यूमर महंगे प्रोडक्ट के साथ सस्ते को सब्सटीट्यूट करता जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास साइज ऑफ द कंज्यूमर। किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस कम हो जाता है तो उसको ज्यादा कंज्यूमर्स खरीदने लग जाते हैं, क्योंकि हो सकता है पहले जब ये महंगा था प्रोडक्ट तो सारे कंज्यूमर्स इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अब इसका प्राइस कम हो गया तो सारे कंज्यूमर्स इसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से साइज ऑफ कंज्यूमर जो है वो इंक्रीज हो गया। जैसे कि मान लीजिए पहले प्राइस कम था तो हम मानते हैं कि शायद इसको 100 बायर्स बाय कर रहे थे, प्राइस कम हुआ तो हो सकता है कि अब इसको 100 की बजाय 500 बायर्स बाय कर रहे हो। इसी वजह से जब साइज ऑफ कंज्यूमर एक्सपैंड होता है तो कमोडिटी की डिमांड का भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज अ डिफरेंट यूजेस। किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड जो यूज होता है वो एक से ज्यादा पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं मिल्क की, दूध से हम कर्ड भी बना सकते हैं, मतलब कि दही, पनीर बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं। अगर इसका प्राइस रिड्यूस होगा तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब कि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप आएगा, जिसकी वजह से जो डिमांड का होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। क्योंकि अगर अब प्राइस कम हुआ तो इसी दूध को सारे डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के लिए यूज किया जाएगा। अगर प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो इसका यूज हम कम कर देंगे, जहां पे बहुत नेसेसरी है, दूध के बिना नहीं सर सकता,
वहां पे ही हम दूध को यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे। अब अगर प्राइस कम हो गया तो हम सारे यूजेस के लिए ही दूध को यूज कर सकते हैं, मतलब कि प्राइस कम होगा तो दूध की डिमांड बढ़ जाएगी। दोनों में नेगेटिव रिलेशन पाया जाएगा, जिसकी वजह से जो डिमांड कम होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। कॉन्सेप्ट समझ आया है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।